फंक्शंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इसके फंक्शन क्या हैं कि ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट्स और कलेक्टिंग टिब्यूल्स। इनमें से वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है, यानी कि ये वाटर की रिटेंशन करवाएगा और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा। सबसे पहले क्या है कि जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होगा तो ये वही सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो मूव करेगा टू द कलेक्टिंग डक्ट्स। अब हमें पता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम यूज़ करता है और साइक्लिक एएमपी पाथवे को यूज़ करता है। क्या होगा कि जब ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं और जी प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगी और वो आगे जाके एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगी। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो साइक्लिक एएमपी के लेवल को रेज करेगा। साइक्लिक एएमपी के लेवल जब ज़्यादा होगा तो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होगा तो वो क्या करता है, जो कलेक्टिंग डक्ट से अंदर बेसिकली वेजिकल्स होते हैं उनको फॉस्फोराइलेट करेगा, क्योंकि काइनेज का हमें पता है कि क्या काम होता है कि वो हमेशा फॉस्फोराइलेशन करवाता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट करवाता है। तो जब वो वेजिकल्स को फॉस्फोराइलेट करेगा तो वो वेजिकल जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं उनको मतलब कलेक्टिंग डक्ट्स की जो मेम्ब्रेन होती है उनके साथ बाइंड कर जाता है और वो एक्ट करता है एज एक्वापोरेंस। क्या होता है यहाँ पे कि हमें ये साइक्लिक एएमपी पाथवे कंप्लीट पता है कि साइक्लिक एएमपी पाथवे में क्या हो रहा है। तो साइक्लिक एएमपी पाथवे के रिस्पॉन्स में जो है वो प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव होता है। प्रोटीन काइनेज ए जो जब एक्टिव होगा तो वो क्या करेगा कि जो कलेक्टिंग डक्ट्स वो जो वहाँ पे जो सेल्स हैं उनके अंदर जो वेजिकल्स होते हैं उन वेजिकल्स को फॉस्फोराइलेट करवाएगा और वो वेजिकल जो हैं वो जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होगी, उसके साथ वो बाइंड करते हैं एंड देन वो एक्ट करेंगे एज ए एक्वापोरेंस। और एक्वापोरेंस क्या करेंगे कि ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे। कहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे कि जो ल्यूमन है, कलेक्टिंग डक्ट्स का जो ल्यूमन है वहाँ से वो रीअब्जॉर्ब करवाएंगे इनटू द किडनी की इंटेस्टिशियम में, और इंटेस्टिशियम से वो कहाँ चला जाएगा, इनटू द ब्लड। तो वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देंगे और एज अ रिजल्ट जो ल्यूमन के अंदर जो यूरिन रह जाएगा वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वाटर का कंटेंट था वो कम हो गया, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब एडीएच एब्सेंट होगा देन उसके एब्सेंस में जो है ये पूरा का पूरा रिवर्स पाथवे हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि फिर एज अ रिजल्ट कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो इम्परमिएबल हो जाएंगी टू द वाटर, क्योंकि एक्वापोरेंस नहीं होंगे तो इम्परमिएबल हो जाएंगी। तो एज अ रिजल्ट वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, यानी कि जिसके अंदर वाटर कंटेंट जो है या फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होगा। रेगुलेशन कैसे होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की? इसकी दो रेगुलेटर्स हैं। एक ये है कि ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी पे इसकी रेगुलेशन डिपेंड करती है और दूसरा ब्लड वॉल्यूम या ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले है ईसीएफ की ऑस्मोलैरिटी। अब अगर ईसीएफ हमारा हाइपर ऑस्मोलर है, हाइपर ऑस्मोलर का क्या मतलब है कि उसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। सो जब हमारा ईसीएफ हाइपर ऑस्मोलर हो जाता है तो हमारे हाइपोथैलेमस ने कैसे सेंस करना है, हाइपोथैलेमस के पास जो है वो ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं। सो क्या होता है कि हाइपोथैलेमस कैसे सेंस कर लेता है कि कब एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करना है और कब उसको उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करना है। तो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। सबसे पहले क्या होता है कि जब ईसीएफ के अंदर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, यानी कि हाइपर ऑस्मोलर होगा जब ईसीएफ, तो ये जो ऑस्मो रिसेप्टर होंगे इसमें से वाटर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो ईसीएफ में जाना शुरू हो जाएगा। जब वाटर ईसीएफ में जाना शुरू हो जाएगा तो ये रिसेप्टर क्या करेंगे, ये श्रिंक कर जाएंगे। जब ये रिसेप्टर श्रिंक कर जाएंगे तो फौरन से सिग्नल जाएगा टू द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि वो सिग्नल भेजेगा टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। साथ ही साथ एंटी डायूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो भी ज़्यादा होगी इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है जिसने एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, वहाँ से इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और फिर आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ये रिलीज़ भी होगा। देन ये अपने टारगेट ऑर्गन यानी किडनी में जाएगा, वहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स पे एक्ट करेगा और वही सारा पाथवे होगा कि ये एक्वापोरिन जो हैं ये बनेंगे और ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे और एज अ रिजल्ट कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब दूसरा क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि जब हमारा ECF जो है वो हाइपोओस्मोलर है। हाइपोओस्मोलर मतलब कि उसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, यानी कि ECF में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट्स कम है। अब इस केस में क्या होगा कि वाटर जो है वो ECF से मूव करेगा टू द ऑस्मोरिसेप्टर, क्योंकि हमें पता है वाटर हमेशा सॉल्ट्स को फॉलो करता है, यानी कि जिस एरिया में सॉल्ट ज़्यादा होंगे वाटर उसी साइड पे मूव करेगा। तो जब ये हाइपोओस्मोलर है यानी कि सॉल्ट्स कम है तो वाटर जो है वो इनसाइड द ऑस्मोरिसेप्टर सेल्स मूव करेगा, यानी कि जब इनके अंदर जब वाटर जाएगा तो ये रिसेप्टर स्वेल कर जाएंगे। जब ये स्वेल कर जाएंगे तो फ़ौरन से सिग्नल जाएगा टू द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी सिग्नल जाएगा, यानी कि जो सिग्नल हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जा रहे थे कि सिक्रीशन ADH सिक्रीशन को ज़्यादा करना है, तो वो सिग्नल हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को जाना बंद हो जाएंगे। जो सिग्नल पहले जा रहे थे वो इनहिबिट हो जाएंगे। जब वो सिग्नल इनहिबिट हो जाएंगे तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट जो कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्ट कर रहा था वो भी कम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगी, क्योंकि जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं होगा तो कलेक्टिंग डक्ट्स जो होते हैं ये इम्परमिएबल हो जाते हैं टू द वाटर, यानी कि वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो एक्सेस वाटर जो है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट होगा और एज अ रिज़ल्ट यूरिन जो होगा वो डाइल्यूटेड यूरिन होगा। नेक्स्ट जो है रेगुलेटर दैट इज़ ब्लड वॉल्यूम। अब अगर हमारे एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अंदर थोड़ी सी मतलब स्लाइट इंक्रीज आए तो वो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन अगर एक्सेसिवली एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाए, उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो वो करवाता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। इसीलिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन को दूसरा नाम वेजोप्रेसिन कहा जाता है। वेजोप्रेसिन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो इट कॉजेज वेजो कंस्ट्रिक्शन। सो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें बॉडी का जो है वो ब्लड लॉस हुआ है, किसी इंजरी की वजह से ब्लड लॉस हुआ है और 15 to 25% या उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो अगर इतना ब्लड लॉस हो तो ADH की सिक्रीशन जो है वो 50 टाइम्स या इससे भी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड लॉस हुआ तो अब हमारे जो हार्ट होता है, हार्ट में जो हमारे एट्रिया होता है, एट्रिया के अंदर जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्ट्रेच होते हैं जब वीनस रिटर्न बढ़ता है। तो जब हमें पता है कि जब ब्लड लॉस होगा मतलब कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जो हार्ट को यानी कि राइट एट्रिया के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ वीनस रिटर्न कम हुआ, वीनस रिटर्न कम हुआ तो एट्रिया प्रॉपर उनकी फिलिंग नहीं होगी क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो एट्रिया जो है वो अंडर फिल्ड होंगे। तो एट्रिया के अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर हैं और वो स्ट्रेच कब होते हैं, जब हमारे पास ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो अब जब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो ये रिसेप्टर जो हैं ये स्ट्रेच नहीं होंगे। जब ये स्ट्रेच नहीं होंगे तो ये अनएक्साइटेड है। इन स्ट्रेच रिसेप्टर के अलावा हमारे पास जो है बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स हमारे कैरोटिड आर्टरी के अंदर होते हैं, आयोर्टा के अंदर भी होते हैं। तो जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, बैरो रिसेप्टर्स आर बेसिकली प्रेशर रिसेप्टर। तो जब हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये बैरो रिसेप्टर भी स्ट्रेच नहीं होंगे क्योंकि दीज आर सेंसिटिव टू प्रेशर। तो जब प्रेशर कम है तो ये इनकी भी स्ट्रेचिंग जो है वो कम हो जाएगी। जब ये रिसेप्टर कम स्ट्रेच होंगे बिकॉज ऑफ डिक्रीज वीनस रिटर्न और डिक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ये रिसेप्टर जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं जो कि एट्रिया के अंदर हैं ये डिक्रीज वीनस रिटर्न की वजह से ये स्ट्रेच नहीं होंगे, और जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो डिक्रीज ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेच नहीं होंगे। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होगी जिसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी।
सेकंड जो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो मेजर फंक्शन हैं। एक तो ये यूटराइन कंट्रैक्शन करवाता है, यानी कि ये चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करता है, और दूसरा ये मिल्क की इंजेक्शन करवाता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। सो सबसे पहला फंक्शन आ जाता है दैट इज़ यूटराइन कंट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जब एंड ऑफ गेस्टेशन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी एंड पे होती है, देन यूट्रस से सिग्नल जाता है टू द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को जब सिग्नल जाएगा तो हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। अब इसके जो यूट्राइन ऑक्सीटोसिन का रोल है इन चाइल्ड लेबर, इसको दो फैक्ट्स जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, यानी कि दो फैक्ट्स से साबित होता है कि वाकई ही ऑक्सीटोसिन जो है ये चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करता है। एक तो वो एनिमल्स जिनके अंदर हाइपोफिजेक्टमी हो, हाइपोफिजेक्टमी मीन कि जिनके अंदर से हाइपोथैलेमस रिमूव कर दिया जाए। तो जिन एनिमल्स के अंदर हाइपोफिजेक्टमी हुई हो उनके अंदर जो लेबर का प्रोसेस होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो जो लेबर की ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो एक ये फैक्ट है जो इसको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि ऑक्सीटोसिन जो है वो यूट्राइन कंट्रैक्शन के अंदर या चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करता है। दूसरा ये है कि जब एंड ऑफ गेस्टेशन यानी प्रेगनेंसी एंड होने वाली होती है तब ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर रेज्ड होता है। तो जो एक दूसरा कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि वाकई ऑक्सीटोसिन जो है वो चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करता है। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का, जो कि यूट्राइन कंट्रैक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ मिल्क इजेक्शन। अब मिल्क इजेक्शन के अंदर जो है वो ऑक्सीटोसिन का क्या रोल है? सबसे पहले जब बेबी सकलिंग करता है तो सकलिंग से क्या होता है कि सेंसरी सिग्नल जो है वो जनरेट होता है निपल से, और वो सिग्नल सेंसरी सिग्नल जो है वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाता है टू द सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। हमें पता है कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से जो है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। तो यहाँ पे जब ये सिग्नल जाएगा तो वहाँ से फिर ऑक्सीटोसिन की सिक्रीशन होगी, और हमें पता है कि वहाँ से जो ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टोर होता है इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जो हेरिंग्स बॉडीज़ होती है वहाँ पे स्टोर होता है। तो ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, ब्लड में आएगा और देन वो ब्रेस्ट पे एक्ट करेगा। अब ब्रेस्ट में बेसिकली अंदर जो है वो एल्वेलस होता है, डक्ट्स होती हैं एंड आगे निप्पल होती हैं, और जो एल्वेलस होते हैं उनके ऊपर मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये जो ऑक्सीटोसिन होता है बेसिकली ये क्या करता है, मायोएपिथेलियल सेल्स को कंट्रैक्ट करवाएगा। जब ये मायोएपिथेलियल सेल्स को कंट्रैक्ट करेगा तो मायोएपिथेलियल सेल्स ने एल्वेलाई को सराउंड किया होता है, और एल्वेलाई जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है। तो जब ये मायोएपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो जब मायोएपिथेलियल सेल कंट्रैक्ट करेंगे तो इन्होंने सराउंड किया हुआ है एल्वेलाई को, तो एज अ रिजल्ट एल्वेलाई भी कंट्रैक्ट होंगे। जब एल्वेलाई कंट्रैक्ट होंगे तो मिल्क इजेक्ट होगा और वो डक्ट्स में आएगा, और डक्ट से फिर निप्पल में आएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिल्क लेट डाउन और मिल्क इजेक्शन। थैंक यू सो मच।